नमस्कार दोस्तों। आरएसएस के नए कार्यालय ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को भी पीछे कर दिया है। फेल कर दिया है बिल्कुल ही। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, अब तक जब भी कांग्रेस के कार्यालय की तस्वीरें आती थी सामने, सोशल मीडिया पर वायरल होती थी, तो कई सवाल खड़े होते थे। बहुत आरोप लगाए जाते थे कि भाई कांग्रेस ने जो है 70 सालों में इतना पैसा जोड़ लिया है, इतना पैसा, इतना करप्शन हुआ है कि कांग्रेस जो है आलिशान कार्यालय बनवा रही है। अरविंद केजरीवाल पर खूब आरोप लगे। 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया था अरविंद केजरीवाल ने। खूब सवाल उठाए गए। गोदी मीडिया ने तमाम खबरें कर डाली और अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट तक को दिखाया। लेकिन अब आरएसएस ने तो अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने तो 45 करोड़ का शीश महल बनवाया था, लेकिन आरएसएस का महल तो 150 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था का कार्यालय 150 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। अब ये जो आरएसएस का कार्यालय है दोस्तों, कितना आलीशान बना है, क्या क्या है इस कार्यालय में, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। सब कुछ आपको आज उस वीडियो में पता चल जाएगा कि भाई इतना पैसा कहां से आया, कैसे आया, कितना आलीशान ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आखिर इसका पैसा कहां से आया, कैसे ये बनकर तैयार हुई और कितनी आलीशान है। जरा देखिए, ये आरएसएस का कार्यालय है, नया कार्यालय। यहां से आरएसएस के कामों को अब अंजाम दिया जाएगा। आरएसएस के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं वो यहां पर होंगे। और इस बिल्डिंग को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है दिल्ली में, उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी ज्यादा आलीशान है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है हंसराज मीना रोड पर, कहा जा रहा है कि ये उससे भी बड़ा, उससे भी भव्य बनकर तैयार हुआ है। और ये दोस्तों इसका नाम जो है केशव कुंज रखा गया है। जो आरएसएस के संस्थापक थे उनके नाम पर इस बिल्डिंग को बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि कितनी आलीशान ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है। 12 मंजिला ये बिल्डिंग है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर ऐसे ही दिखाई दे रही हैं। और ये 11 और एक जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो 12, तो ये कुल 12 मंजिला ये जो बिल्डिंग है ये बनकर के तैयार हुई है। अंदर से कितनी ये आलीशान है वो आप इन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी बिल्डिंग का एक व्यू है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। इस पे स्वास्तिक का डिजाइन बनाया गया है बाकायदा। और ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन करके, बहुत ही पैसा लगा करके, जाहिर तौर पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो इसके डिजाइनिंग पर काफी ध्यान दिया गया है। और इसको बाहर से स्वास्तिक का हर एक विंडो को स्वास्तिक का शेप दिया गया है, ऊपर स्वास्तिक का शेप बनाया गया है। इसके अलावा अंदर एक बहुत ही आलीशान सा मंदिर बना हुआ है, मार्बल्स लगे हुए हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंदिर में दिए भी मिट्टी के नहीं रखे गए हैं, इलेक्ट्रिक दिए, हाई फाई दिए लगाए गए हैं। और एक दिया यहाँ पर हर वक्त जलता रहता है जो कि इलेक्ट्रिक दिया है। इसके अलावा कई और दिए यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के महंगे दिए मालूम हो रहे हैं। इसके अलावा पूरा फुल मार्बल से बना हुआ है, फर्श एकदम चमचमाता हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 150 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये जो बिल्डिंग है, इसमें करीब 3 ऑडिटोरियम बताया जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग में 3 से 4 ऑडिटोरियम है। और हर एक ऑडिटोरियम बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। 270 लोगों से ज्यादा के बैठने की जगह है हर एक ऑडिटोरियम में। ये जो सीटें आप देख रहे हैं दोस्तों, एकदम नई सीटें हैं, चमचमाती हुई सीट। अब इनकी पन्नियां भी नहीं उतरी हैं, एकदम बेहतरीन सीटें यहां पर नजर आ रही हैं। और दोस्तों, ये एक नॉन रजिस्टर्ड एक संस्था का ऑफिस या एक कार्यालय कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। खूब ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेम्स वगैरह, लाइटें वगैरह बाकायदा लगाई गई हैं। वहीं ये देखिए, ये एक दूसरे ऑडिटोरियम की तस्वीर है। तो ये वाली एक दूसरे ऑडिटोरियम की तस्वीर है जिसमें ये जो कुर्सियां हैं दोस्तों, ये काफी
अच्छी गद्देदार कुर्सियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बढ़िया एक स्टेज बनाया गया है, यानी अगर जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों में आकर स्पीच देना हो, चाहे कोई बैठकें करनी हो, वो भी दोस्तों यहाँ पर किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है और ये पूरा ऑडिटोरियम बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। लाइट्स वगैरह, ऑडियो वगैरह, किसी चीज की दोस्तों इस पूरे ऑडिटोरियम में कोई कमी नहीं। और ऐसे ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 से 4 ऑडिटोरियम इस पूरी बिल्डिंग में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कुछ तस्वीरें हैं, इन्हें भी देखिए। ये बाहर का एरिया है, ये पूरा बाहर का एरिया है और अच्छा खासा स्पेस है। ये एक हॉल टाइप का है और कुर्सियां यहाँ पे रखी हुई नजर आ रही हैं। ये पूरा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें अच्छी तरीके से अगर पार्टी वगैरह करनी हो या कोई अच्छा सा आयोजन करना हो, कोई कार्यक्रम करना हो, तो यहाँ पर आरएसएस के लोग ये कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाहर का व्यू है और यहाँ पर आरएसएस के जो संस्थापक थे केशव वलीराम हेडगेवार, उनकी बाकायदा बहुत ही बढ़िया एक बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है। और ऐसे ही दोस्तों आप ये देखिए, ऐसी ही एक तस्वीर अंदर भी लगाई गई है, उसकी भी मैं आगे आपको आगे की स्लाइड में फोटो दिखाऊंगी। यहाँ पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो है अंदर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। लाइब्रेरी भी बाकायदा बहुत ही आलीशान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर केशव पुस्तकालय लिखा है और ये उसका मेन एंट्री गेट है। ये पूरी अच्छे से अंदर लाइब्रेरी को भी सेट किया गया है। देखिए किस तरीके से ये पूरी लाइब्रेरी सेट है और ये भी बहुत अच्छे एरिया में, बहुत ज्यादा स्पेस को कवर करते हुए ये लाइब्रेरी भी बनाई गई है। वहीं ये दोस्तों एक और बहुत ही बढ़िया सी तस्वीर है मंदिर की और पूरी लाइटनिंग यहाँ पर मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। लाइटें वगैरह कायदे से लगाई गई हैं। ये पूरा जो है मंदिर का एरिया है। वहीं दोस्तों आप तमाम लोगों ने इस कार्यालय पर, इस कार्यालय को जो पैसा मिला है, जितनी लागत से ये कार्यालय बनाया गया है, उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि भाई आखिर इतना बड़ा कार्यालय बनाया तो बनाया कैसे? अगर चंदा भी मिला तो वो किसने दिया? 150 करोड़ रुपए अगर एक देश में एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था को मिल रहा है तो ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार को इस पर सवाल नहीं करना चाहिए? क्या ईडी को इस पर सवाल नहीं करना चाहिए? क्या इस तरीके से कोई भी नॉन रजिस्टर्ड संस्था इतना बड़ा कार्यालय बनाकर तैयार कर सकती है? क्या इसकी परमिशन है? दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे, ये जो पूरी बिल्डिंग है ना दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग में करीब 300 प्लस कमरे हैं। 300 तो मैं आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ जो कि सोशल मीडिया पर और न्यूज़ वेबसाइट्स पर वायरल हो रहा है, जो कि दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे 12 मंजिला बिल्डिंग है और 12 मंजिल पे कितने कमरे होंगे आप सोच के अंदाजा लगा सकते हैं। तो 300 प्लस तो एक आंकड़ा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप जाकर देखेंगे तो शायद ये और ज्यादा क्वांटिटी में हो। इसके अलावा मंदिर, लाइब्रेरी, अस्पताल और तो और ऑडिटोरियम वगैरह को भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया। सोचिए एक अस्पताल तक बना हुआ है इस पूरी बिल्डिंग में, यानी कि पूरा का पूरा आप समझ लीजिए अपना ही एक शहर आबाद कर दिया गया है आरएसएस के कार्यालय के अंदर। और ये जो पूरा कार्यालय है वो 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। सोचिए कितना बड़ा स्पेस होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर 270 से ज्यादा कारें खड़े करने के लिए पार्किंग है और 1500 से ज्यादा लोग एक साथ इस पूरी बिल्डिंग में आराम से घूम सकते हैं, रह सकते हैं और क्वांटिटी और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं आज, क्योंकि मीडिया को यहाँ पर एंट्री दी गई, मीडिया के साथ में यहाँ पर बैठक हुई आरएसएस कार्यकर्ताओं की, तो कई तस्वीरें और निकल करके सामने आई, जिसके बाद सवाल उठने लगे। जब अंदर का व्यू सामने आया, जब अंदर के क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई है, ये बात सामने आई तो कई सवाल उठे। इसके अलावा दोस्तों हंसराज मीना है, इनका वेरीफाइड अकाउंट है, तमाम फॉलोअर्स हैं इनके, इन्होंने कई जेन्युइन से सवाल खड़े किए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए लिखा है, बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्था को 150 करोड़ की लागत से 3.5 एकड़ में मुख्यालय बनाने के लिए फंडिंग कहां से मिली है? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। 1.5 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे देश में, उस देश में जो गरीबी से जूझ रहा है, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, राशन दिया
किया जा रहा है, सरकार राशन बांटती है, वहां पर अगर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना करके खड़ी कर देती है, तो सवाल ये उठना लाजमी है कि भाई फंडिंग कहां से मिल रही है। क्या आईटी और ईडी ने कभी ये जांच की कि आरएसएस के पास इतनी बड़ी संपत्ति के स्रोत क्या हैं? क्या ईडी ने ये सवाल किया? वहीं तीसरा सवाल यह है कि जब अन्य एनजीओ को फंडिंग को लेकर सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, तो आरएसएस को किस विशेषाधिकार के तहत छूट मिली हुई है? क्या आरएसएस को कोई छूट दी गई है? क्या आरएसएस के लिए कानून अलग लागू हैं? जब बाकी एनजीओ जो हैं वो अपना पूरा डेटा पेश करते हैं, अपना हिसाब देते हैं, तो आरएसएस क्यों नहीं दे सकता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। फिर सवाल किया गया है कि क्या सरकार और प्रशासन कभी ये बताएंगे कि सार्वजनिक संसाधनों और राजनीतिक प्रभाव का आरएसएस के लिए उपयोग क्यों और कैसे हो रहा है? ये सवाल वो है जो हर बार उठता है, हमेशा उठता है कि भाई आरएसएस को राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। तो आगे देखिए, आगे एक और सवाल है कि अगर कोई आम संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम करे तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, फिर आरएसएस के लिए अलग नियम क्यों है? बिल्कुल सही सवाल है, जवाब इस पर जनता मांग रही है, ऐसा इन्होंने लिखा है। हालांकि दोस्तों ये सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है, लेकिन ये किसने बनाई है बिल्डिंग, ये कैसे बनाई गई है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक खबर के मुताबिक नए आरएसएस मुख्यालय को गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने डिजाइन किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले गुजरात सरकार की परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। इस परियोजना में शामिल बिल्डर दिल्ली स्थित ऑस्पिशियन कंस्ट्रक्शन है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर मॉल, व्यावसायिक परिसर और पार्किंग परिसर बनाता है। हालांकि ये फर्म इससे पहले संघ की इमारतों के निर्माण से भी जुड़ी रही है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर विश्व हिंदू परिषद का धर्म यात्रा महासंघ भवन और रोहिणी में श्री जगन्नाथ सेवा संघ भवन और अशोक विहार में सनातन भवन जैसे अन्य हिंदू धार्मिक रचनाएं। यानी कि तमाम जो हिंदू संगठनों से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं वो ये संस्था बनाती है, और ये संस्था है कहाँ की? गुजरात की। दोस्तों अब ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स निकल करके सामने आते हैं वो सारे गुजरात के ही क्यों होते हैं? जिन पर सवाल खड़े होते हैं वो सब गुजरात से ही जुड़े हुए क्यों होते हैं? आगे लिखा है कि पिछले 8 वर्षों से आरएसएस झंडेवाला स्थित उदासीन आश्रम से काम कर रहा था, जिसे उसने अपने मुख्यालय के नए निर्माण के लिए किराए पर लिया था। सूत्रों ने बताया है कि संघ पदाधिकारियों ने पिछले साल सितंबर से धीरे धीरे नए भवन में स्थानांतरण करना शुरू कर दिया था और अब उन्होंने उदासीन आश्रम कार्यालय को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। हालांकि नए मुख्यालय के कुछ हिस्सों में आंतरिक साज सज्जा का काम अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी काफी सारा काम चल रहा है, लेकिन पुराने कार्यालय को पूरी तरीके से खाली करके नए कार्यालय में ये शिफ्ट हो गए हैं। 150 करोड़ से बना नया कार्यालय। हालांकि दोस्तों जो तमाम सवाल उठ रहे थे, जब मीडिया वहां पहुंची तो सवाल और ज्यादा उठने लगे, लेकिन कई गोदी मीडिया पत्रकार थे जो कि इस पर सफाई देने की कोशिश भी कर रहे थे। आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों ने भी इस पर सफाई दी। इसी पर अखिलेश शर्मा है जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि आरएसएस के नए कार्यालय को स्वयं सेवकों के आर्थिक सहयोग से तैयार किया गया है, यानी कि स्वयं सेवकों ने इसके लिए मदद की है, उन्होंने आर्थिक मदद दी है। करीब 75,000 स्वयं सेवकों ने 150 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें स्वर्गीय अशोक सिंघल के नाम पर विशाल सभागार, 8,500 पुस्तकालयों की लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी भी है। आज मीडिया को पहली बार नया कार्यालय दिखाया गया। तो यानी कि दोस्तों एक 8,500 पुस्तकों वाली लाइब्रेरी भी है, और इन्होंने बताया कि ये जो तमाम चीजें हैं, इतना जो आलिशान बिल्डिंग बनाई गई है, इसका फंड जो है आरएसएस के ही जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, उन्होंने कलेक्ट किया, यानी कि 150 करोड़ रुपए आरएसएस वालों ने कलेक्ट करके लगाए हैं। लेकिन इस पर अखिलेश शर्मा की इस बात पर जनता कितनी सहमत है, जनता क्या कह रही है, उस पर भी आपको नजर डाल लेनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर दर्शन आनंद कहते हैं कि पंडित जी, ये 75,000 स्वयंसेवकों द्वारा जो 150 करोड़ रुपए आप चंदा देने की बात कर रहे हो,
ये सब लोगों से वसूला गया है। दैट्स नॉट डोनेशन बट एक्सटोरेशन, जस्ट लाइक डन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड। आज इन लोगों की देश में सत्ता है, जिस किसी के पास जाते हैं डर के मारे पैसे दे देता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये चंदा नहीं है, ये डोनेशन नहीं है, बल्कि एक्सटोरेशन है, यानी कि जबरदस्ती आपने आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनसे आपने पैसा इकट्ठा किया है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा दीपक लिखते हैं कि भ्रष्ट कांग्रेस 60 साल सरकार चलाने के बाद भी ऐसा कार्यालय नहीं बना पाई जैसा कि आरएसएस ने बना लिया। देवेंद्र यादव लिखते हैं कि आरएसएस का नया दफ्तर 7 स्टार होटल से बेहतर है, भाजपा का कार्यालय भी 7 स्टार होटल बन गया है, लेकिन देश की आधी आबादी एक टाइम ठीक से खाना भी नहीं खा पाती, करोड़ों लोग कड़कड़ाटी ठंड में खुले में सोते हैं, देश के स्कूल अस्पताल आज भी बदहाल हैं। खैर, भाजपा के नेताओं के लिए सिर्फ वोट जरूरी है। तो यहां पर इन्होंने साफ तौर पर भाजपा को जो है टारगेट करने की कोशिश की है। वहीं एक और पेज है जो कि अखिलेश शर्मा की बात को झूठ और बकवास बता रहा है। वहीं दोस्तों डॉक्टर दर्शन आनंद के ट्वीट को तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अपना भारत नाम से एक पेज है, इन्होंने लिखा है कि जिस संगठन के 4 से 5 हजार रजिस्टर्ड सदस्य हों और दावा 75,000 सदस्यों की आर्थिक सहायता की बात कर रहे हो तो वो मजाक है, यानी कि ये साफ तौर पर इनकी बात को गलत ठहरा रहे हैं। वहीं एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं कि जिसको आप 60 साल से लूटने वाली पार्टी बता रहे थे वो इतना पैसा नहीं जोड़ सकी और इन्होंने 10 साल में साम्राज्य बना लिया। वाह रे पत्रकार महोदय, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस जैसी पार्टी जो 70 साल तक रही उसका भी इतना आलिशान कार्यालय तो नहीं बन पाया है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। और अब तो आरएसएस एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था, वो भी इतना बढ़िया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी से भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़िया ये एक कार्यालय बनाकर बैठ गई है। तो सवाल उठना दोस्तों लाजमी है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि भाई ये बना तो कैसे बना, कैसे बना, किसने पैसा दिया, किसने पैसा लगाया, और ईडी इस पर सवाल करेगी या नहीं। जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया जाता है 45 करोड़ रुपए के शीश महल के लिए, तो ये आलिशान महल तो 150 करोड़ रुपए का बना है, इस पर कौन सवाल करेगा। अगर चंदा लिया गया है तो फिर उस पर भी एक डेटा तो सामने जरूर पेश करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी यही हुआ था, चंदा लिया गया था लेकिन डेटा नहीं दिया गया था। अब इस बार भी डेटा मांगा जा रहा है कि अगर 150 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए हैं तो कैसे हुए, किसने दिए, डेटा सरकार के सामने पेश करे, ईडी इस पर जांच करे। देखना होगा कि आखिर इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है फरीन अंसारी, आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।